हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपने अभी तक मैंने जो भी आसान आसान टॉपिक बताए उन सब टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस चाहिए कि एक बच्चे का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आज से पहले के 4 दिन क्या आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डे 5 में प्रेजेंट हो कि नहीं बताना। आज डिसोल्यूशन में रिलाइजेशन एक्सपेंस और उसके बाद रिलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, हर एक टाइप की एंट्रीज, अकाउंट, जितनी भी एंट्रीज जनरल एंट्री बन सकती है सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और इसी से मिलता जुलता रिलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन और डिसोल्यूशन की एंट्री का क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। 5 डेज प्लेज अकाउंट्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो जरूर 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 आप घर पे इन होमवर्क क्वेश्चन को बनाना। उसका आंसर भी डाल दिया है, वो भी आप अच्छे से बना लेना। राइट, तो आई होप कि आप अच्छे से आज सीरीज को एंड करोगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी मेरे से हेल्प चाहिए कमेंट्स में बताओ, और एग्जाम गैप में ऐसी प्रिपरेशन कराऊंगा ना आपका, फिर से 3 से 4 बार पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, इन शॉर्ट हो, इन लॉन्ग हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, शेयर्स के नए टाइप के क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक, सब कुछ करा दूंगा। बस आज अच्छे से खत्म कर लो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में हाँ कि हमने डे 5 डिसिप्लिन से पढ़ा है। मैं देखना चाहता हूं एक एक बच्चे कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं कितने बच्चों ने डिसिप्लिन से पूरे 5 दिन पढ़ाई करी है मेरे साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डे नंबर 5, 5 डेज प्लेज। सबसे पहले डिसोल्यूशन में ना एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता, वो है मोड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है किसी भी पार्टनर्स में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप अब नहीं बचा है। बिजनेस जो है वो एंड होने की कगार पे है। बिजनेस एंड क्यों हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि भैया बिजनेस को बंद कर देते हैं, अब नहीं चलाएंगे। वॉट एवर द रीजन इज, ये खुद ही डिसाइड करते हैं। कई बार डिसोल्यूशन बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, जब आपका बिजनेस इलीगल हो जाए, जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो बिजनेस कौन चलाएगा। एक अकेला तो चला नहीं सकता, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा। पब्लिक नोटिस दे देते हो आप तो भी बिजनेस पब्लिक नोटिस देके बंद करते हो। कुछ ऐसा कांड हो जाए तो भी बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। कांड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अच्छी चीजें तो होंगी नहीं, कोई ऐसी इवेंट हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस को बंद करना पड़े। जैसे आपका टर्म एक्सपायर हो गया, आप आए थे 7 साल के लिए कोई हाईवे बनाने के लिए, 7 साल पूरे हो गए, हाईवे बन गया, अपना बिजनेस बंद कर दो। कंप्लीशन ऑफ ए वेंचर, किसी काम को करने आए थे, एक एयरपोर्ट बनाने आए थे, वो जब भी बने 2-4 साल 5 साल, एयरपोर्ट बनते ही आपका बिजनेस क्या हो गया, एंड हो गया। डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी मेजर पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर क्लास यहाँ पे कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी आपके बिजनेस को बंद करने की नौबत आ सकती है। वो हैपनिंग ऑफ इवेंट है। कई बार कोर्ट भी कहता है भैया अपना बिजनेस बंद करो, कोर्ट के ऑर्डर से। कब, जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाता है, जब किसी की दिमागी अवस्था खराब हो जाती है तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। अ पार्टनर बिकम्स अ परमानेंटली इनकैपेबल, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है। इनकैपेबल मतलब इस अवस्था में नहीं है परमानेंटली कि वो पार्टनर्स की ड्यूटीज को पूरा कर सके। एज ए पार्टनर जो उसकी ड्यूटीज होती है ना, वो ड्यूटी को पूरा कर सके, तो वो परमानेंटली इनकैपेबल है। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, एक ऐसा पार्टनर जो पाया गया है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ गलत उसने किया और जिससे पूरे के पूरे बिजनेस को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, तब कोर्ट आपको कह सकता है बंद करो। जब कंटिन्यूअसली आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लिया, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जा रहे हो, तो बिजनेस को आप बंद कर सकते हो, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट और भी किसी रीजन से भी आपको दे सकता है जस्टिफाइड जो उसको लगता है, ठीक है। और कोर्ट तो भी दे सकता है बिजनेस को जब आपको पता है कि भाई बिजनेस होगा तो लॉस होगा। अगर आप बिजनेस करोगे तो पक्की बात है बिजनेस लॉस ही देगा और अदर पार्टीज का भी नुकसान होगा ओनर के पैसे के साथ साथ, तो भी कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि बिजनेस को बंद करो। अब डिसोल्यूशन के बेसिक्स की बात करें, ए बी सी तीनों पार्टनर्स में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचा है तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अभी तक आपने जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़ा है, चेंज इन पीएसआर आपने पढ़ा है, वो सारी की सारी चीजें थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप खत्म हो रही थी, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो रहा था। बिजनेस अभी भी चल रहा है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बन गई, बट बिजनेस इज कंटिन्यू, बिजनेस इज स्टिल एग्जिस्ट, बिजनेस इज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। बिजनेस बंद नहीं हुआ, लेकिन यहां पे बिजनेस इज सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि बिजनेस जो है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। किसी पार्टनर में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेचेंगे,
उससे आपके पास पेमेंट पैसा आएगा और उससे आप लोग पेमेंट करेंगे किसकी, लाइबिलिटीज की। जो बचेगा उसे अपने घर लेके चले जाएंगे। पहले पेमेंट होगी आउटसाइडर को, फिर पार्टनर्स के लोन को, फिर जाके पार्टनर्स का रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की पेमेंट करेंगे, कैपिटल की पेमेंट करेंगे। तो आपको एसेट्स को बेचना है, उससे पैसे आएंगे, उससे लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है, दैट्स इट। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके अंदर हम एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को बेचेंगे और एक एक करके सारी की सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। वो आ गया तो एंट्रीज आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और भी बताता हूं कुछ जो काम की बातें हैं। काम की बात क्या है कि आपको ना एक बैलेंस शीट गिवन होगा, राइट। आपको ना एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगा। सबसे पहले उस बैलेंस शीट को समझना है और खाली करना है। खाली करने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं आपने भेजना है। किसी भी बैलेंस शीट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कैपिटल होगा, ABC तीनों की कैपिटल, और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, या किसी भी प्रकार का अदर लाइबिलिटीज हो सकता है, लाइक क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारी चीजें। एसेट साइड क्या क्या हो सकता है सर, कैश बैंक हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, गुडविल हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, अदर फिक्स एसेट्स हो सकता है, करंट एसेट हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है क्लास, P&L का डेबिट बैलेंस हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, ये डेबिट बैलेंस है लॉस, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है कि नहीं। ये होती है बैलेंस शीट में ज्यादा चीजें। तो मैं सबकी जगह बता देता हूँ कौन कहाँ जाएगा। कैपिटल तो जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, GR P&L WCR भी कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो के अंदर। इसके अंदर एक ही रेशियो है, वही रेशियो में बढ़ता है, इसके अंदर कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं है, एक ही रेशियो है, उसमें बढ़ेगा। और ये जो कैश और बैंक है, ये कैश और बैंक अकाउंट चला जाता है। P&L का डेबिट बैलेंस ये P&L है, उसका डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इनकी जगह फिक्स है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। इनको छोड़कर जो भी ये बचता है, IFR अदर लाइबिलिटी, गुडविल अदर फिक्स एसेट, करंट एसेट, इस पूरे चैप्टर में गुडविल और IFR बटता नहीं है, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। गुडविल IFR कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बचती हैं। ये दोनों चीजें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के अपोजिट साइड भेज देते हैं। ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन चल रहा है आपका, कंप्लीट कॉन्सेप्ट का रिवीजन, और उस बेसिस पे हमारा अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैंने फॉर्मेट बना दिया, मैं करके समझाता हूं। ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का, डेबिट और क्रेडिट। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, बैलेंस शीट को खाली किया, जितने भी लाइबिलिटी साइड आपकी लाइबिलिटी थी उसको उठा के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने भेज दिया बाई सन्ड्री लाइबिलिटी। जैसे बैंक लोन हो गया, वाइफ लोन हो गया, रिलेटिव लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सारी चीजें आप यहां पे लिखोगे, ठीक है। और जो IFR है वो भी यहीं पे आएगा, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये रहा IFR इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो IFR और अदर लायबिलिटी ये भी इधर ही आता है, क्योंकि ये कोई पेमेंट करने वाला, मतलब IFR जो है वो इन्वेस्टमेंट पे आपने रिजर्व बनाया तो वो वहीं से सेटल होगा, उसको कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना है, क्योंकि बिजनेस जो है वो बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो आप। तो यहाँ पे सारा का सारा आपका लायबिलिटी आ जाएगा। क्या क्या लायबिलिटी आएगा, IFR आएगा, इसके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज है, कैपिटल को, GR को, P&L को, WCR को छोड़कर सब कुछ आप यहाँ लिख दोगे। फिर एसेट साइड में आप ये कैश बैंक और P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं, इवन गुडविल भी, ध्यान रखना इधर गुडविल भी आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सब कुछ आप यहां लिख दोगे। तो सारी एसेट यहां इकट्ठा हो गई, सारी लायबिलिटीज यहां इकट्ठा हो गई। सबसे पहला काम, अभी क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। फिर एक एक करके एसेट्स को आपको इधर बेचना है। एसेट सर 5 करोड़ की थी, बिका 2 रुपए में, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमको कोई नुकसान फायदा नहीं देखना है, तुम्हें 2 रुपए लिख देना है इधर। दो ही बातें होंगी, या तो असेट बिकेगा या तो पार्टनर लेके जाएगा। बिजनेस को बंद कर रहे हो, उधार तो कुछ दोगे नहीं, बिकॉज सब कुछ खत्म करना है। तो एक एक करके सारी के सारे एसेट्स को बेचेंगे। दो ही बातें होंगी, या तो असेट बिकेगी तो बाई बैंक, या उस असेट को पार्टनर ले जाएगा बिना पैसे दिए। सर अगर पार्टनर पैसे देके जाएगा तो बाई बैंक, पार्टनर बिना पैसे देके जाएगा तो ही बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। तो जितनी भी एसेट्स यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटा, उसको बेचा जाएगा तो बाई बैंक, पार्टनर ले जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट या तो फर्म करेगा, फर्म पे करेगा तो टू बैंक, पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना करने के बाद आपको एक लास्ट काम और चेक करना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैश पेड होगा, जब भी लाइबिलिटी सेटल होगी तो डेबिट साइड, जब भी आपको पैसा रिसीव होगा या जब भी एसेट सोल्ड होगा तो इस तरफ। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अब सबसे काम की बात क्या है,
काम की बात यह है कि जब आप सारी चीजें कर लोगे क्वेश्चन में जितने भी एडिशनल पॉइंट दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो लास्ट में रुक जाना, लास्ट में रुक जाना। मेरी याद आएगी आपको, मैंने आपको बोला था सब कुछ करने के बाद एकदम होल्ड डाउन, एक लंबी गहरी सांस और एकदम रुक जाना, एकदम पीस काम हो जाना, और चेक करना क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बची जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बची आउटसाइड लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो आपको उसको अपने आप टू बैंक करके पे कर देना है कि भाई क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, अपने आप पे करना है। लेकिन 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 सुनो 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 सुनो, क्लिक कर रहा हूं, सुनो सुनो, IFR प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा उसको कभी भी पे नहीं करते। तो सर वो कौन सी लाइबिलिटीज है जिनकी पेमेंट करनी है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो मैं बताऊंगा, लिस्ट मैं दूंगा, डोंट वरी। अच्छा यहां भी देखना, ऐसी कोई टेंजिबल 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 ऐसी कोई टेंजिबल एसेट्स तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, लाइक स्टॉक, डेटर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो बाय बैंक करके उसको उसकी बुक वैल्यू से जितने की थी उतने से रियलाइज कर देना। आई बात समझ? सिर्फ टेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये चारों इंटेंजिबल है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, यहाँ पे उनको नहीं बेचना। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, उनको उसकी आपको अपने आप पेमेंट, अपने आप उसको पैसा दिखाना है। यानी कि जब आप क्वेश्चन में असेट्स को ट्रांसफर कर दो, यहाँ लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफर कर दो, लायबिलिटी की सारी पेमेंट यहाँ कर देना अकॉर्डिंग टू एडिशनल पॉइंट, असेट्स को यहाँ बेच देना है, पार्टनर ले जाएगा, फिर रुक जाना, होल्ड डाउन, रुक जाना और रुक के चेक करना कोई ऐसी टेंजिबल एसेट तो नहीं इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, अपने आप क्वेश्चन क्या है, आधा बिक गया आधा रह गया, तो आधे की अपने आप पेमेंट यहाँ पे पैसा ले लेना। बाकी कोई लायबिलिटी तो नहीं रह गई आउटसाइड लायबिलिटी, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उसकी पेमेंट अपने आप कर देना। IFR और PFDD की कोई पेमेंट नहीं होती, वो सिर्फ यहाँ दिखने की चीज होती है, बिकॉज वो कोई असली लायबिलिटी है ही नहीं जो किसी को देना है, वो तो हमने खुद क्रिएट कर लिया है। अगर अपने जेब से 100 रुपये निकाल के यहाँ रख दूँ यहाँ पे कि भाई मुसीबत आएगी तो झेलूंगा, तो ये लायबिलिटी बन गई, पर ये किसी को देना थोड़ी, तो मेरा ही पैसा है ना, ये थोड़ी किसी को देना है, ठीक है। चलते हैं एक प्रॉपर क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। तो सो दीज लायबिलिटी, जो लिस्ट की मैं बात कर रहा था, दीज लायबिलिटी मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। इन लायबिलिटीज की आपको अपने आप पेमेंट करनी है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो क्या क्या है, वो क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वाइफ लोन, रिलेटिव लोन, अगर बीवी बिजनेस चला रही है तो हस्बैंड का लोन, मतलब कुल मिला के स्पाउस का लोन समझ लो, ठीक है। वो सारी चीजें आउट, देखो पति अगर बिजनेस चला रहा है और बीवी ने लोन दिया है तो वो आउटसाइडर है भैया, उसको आउटसाइडर माना, और बीवी बिजनेस चला रही है, पति ने लोन दिया तो भैया वो भी आउटसाइडर है। तो उन सबकी पेमेंट आपको अपने आप कर देनी है अगर क्वेश्चन इनकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता तो। हाँ, अगर क्वेश्चन कहता है कि बीवी का लोन 5 लाख का है, आप पार्टनर फुल सेटलमेंट में 4 लाख दे रहा है, तो नो प्रॉब्लम, 4 लाख की पेमेंट कर दो। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है तो भैया फिर पूरी पेमेंट करनी है, बीवी ने कुछ नहीं कहा मतलब सारी पेमेंट दो। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट से। ये सारी चीजें ना बैलेंस शीट से उठाकर सिर्फ ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं, यहीं पे आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह सब यहाँ लिखा होता है लायबिलिटी साइड में, उसको ट्रांसफर करना है इस तरफ और कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। Tangible asset must be realized with their book value if question is silent about their sale. Ignore the realization of intangible assets. Goodwill, patent, trademark, लिख लो, इसको नहीं पता अभी तक ना, 11th में पढ़ा दिए जाते हैं सब। Goodwill, patent, trademark, copyright, ये सब intangibles है, इनको रियलाइज नहीं करेंगे, बट बाकी सारे tangible assets को रियलाइज करेंगे अगर उनकी पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो। ओके, नाउ अब मैं इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आगे, देखता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक समझाता हूँ, वो है पार्टनर का लोन अकाउंट। ये रही बैलेंस शीट, ये है लायबिलिटी साइड, ये है एसेट साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा है ए लोन 10,000। इसका क्या मतलब है कि मुसीबत के टाइम पे ए ने बिजनेस को 10,000 का लोन दिया है। भाई बैलेंस शीट में इधर लिखा है ए इज लोन 10,000, यानी मुसीबत के टाइम पे ए ने बिजनेस को 10,000 का लोन दिया है। हाँ सर जी, ठीक है। तो इसका अकाउंट कैसे बनेगा, इसका सेटलमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि पार्टनर का खुद का लोन जो है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। लिखो लिखो इस बात को, पार्टनर का जो खुद का लोन है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजोगे, बैलेंस शीट खाली करते हो तो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है हमेशा पार्टनर के लोन का। तो बना दिया ए लोन अकाउंट, यहाँ लिख दिया बाई बैलेंस बीडी। अब ये जो ए का लोन है, जो ए ने 10,000 रुपए दिया था, हद से हद क्या होगा, दो ही बातें होंगी हद से हद, बस दो बातें, या तो उसके बदले पैसे लेगा या तो वो उसके बदले एसेट लेगा, सिर्फ ये दो बात, और कोई तीसरा चारा, तीसरा रास्ता, तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प नहीं है। सीधा सीधा इस 10,000 के बदले या तो वो कैश लेगा या तो वो एसेट लेगा। कैश लेगा तो टू कैश, एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, नॉट एसेट। एसेट लेगा तो टू रियलाइजेशन।
कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रिलाइजेशन, असेट लेगा तो टू असेट कभी मत लिखना, बिकॉज असेट का बैलेंस आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, असेट का बैलेंस आप ऑलरेडी रिलाइजेशन के अकाउंट के अंदर भेज चुके हो, तो एंट्री रिलाइजेशन के नाम के थ्रू ही होगी, ना कि असेट्स के नाम के थ्रू। तो एज लोन अकाउंट डेबिट, कैश दोगे तो टू कैश, असेट दोगे तो टू रियलाइजेशन। सर अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर बच गया तो वो भी रियलाइजेशन लो, रियलाइजेशन ही रियलाइजेशन है बस यहाँ पे। फिर से सुनो, ए का लोन आपने यहाँ लिख दिया, कैश दोगे तो टू कैश, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन, फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किस नाम से आएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही आएगा। दैट्स इट, खत्म। अच्छा सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये 10,000 का जो लोन है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो 10,000 ट्रांसफर करो, कैश दे दो। भैया पार्टनर के लोन की पेमेंट सर्वोपरि है, सबसे पहले देनी है पार्टनर्स के लोन की पेमेंट। मुसीबत के टाइम पे कोई पार्टनर तुमको अपने घर से पैसे लाके दे रहा है, तो बिजनेस बंद कर रहे हो तो भैया इसको पहले पैसे दे दो। तो ये 10,000 रुपए की पेमेंट टू कैश, एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर क्वेश्चन कह रहा है आधा कैश आधा मशीन दे रहे हैं, 5,000 5,000, मशीन दो, फर्नीचर दो, बिल्डिंग दो, स्टॉक दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, आएगा किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, टू कैश 5,000, टू रियलाइजेशन 5,000। अब ये एंट्री पास करोगे। सर क्वेश्चन कह रहा है ए का जो लोन है उसके बदले वो 8,000 कैश ले रहा है फुल सेटलमेंट में, ए का जो लोन है उसके बदले वो 8,000 कैश ले रहा है फुल सेटलमेंट में। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम 8,000 दे दो कैश। सर अभी मैच तो नहीं हुआ, 2,000 डाल दो रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, टू रियलाइजेशन 2,000। यानी कि अब ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पहुंच जाएगा। आमतौर पे नहीं आता, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में आ रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड यहाँ पे लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। सर अगर वो 8,000 के एसेट लेता तो टू कैश की जगह टू रियलाइजेशन 8,000 लिख देते और 2,000 भी रियलाइजेशन के नाम से। तो एंट्री होती है एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000, ब्रैकेट में लिख देना जो भी एसेट ले रहा है, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर जो भी ले रहा है, और टू रियलाइजेशन के नाम पे क्लास गेन लिख देना, कितने का गेन है यहाँ पे, ये 2,000 का, फिर ये गेन हो गया। सर क्या एक ही साथ एंट्री पास कर दे, ए लोन टू रियलाइजेशन 10,000, यस यू कैन डू दैट, ठीक है, बट बेटर है ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में मशीन, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में गेन। अच्छा सर अगर वो 12,000 की मशीन ले जाए तो फिर इधर आ जाएगा 2,000 रुपए, ये साइड 12,000 है, टैली करने के लिए इधर आप 2,000 लिख दोगे, तो एंट्री वही होगी, ए लोन टू रियलाइजेशन 10,000 10,000, या दो एंट्री पास करो, ए लोन टू रियलाइजेशन 12,000 12,000, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए लोन 2,000 2,000। तो बात सिर्फ है, इसको कॉम्प्लिकेट कितना ही घुमा लो बात वही निकल के आएगी। पैसे दोगे तो टू कैश, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन, बैलेंस फिर किधर ही बचे वो टू रियलाइजेशन या बाय रियलाइजेशन के नाम से आएगा, ये खत्म हो गया। असर अगर इधर साइड लोन हो गया किसी का तो क्या करोगे, तो भी क्या दिक्कत है, तो एंट्री होगी बैंक टू बीज लोन, यहाँ पे होते ए लोन टू बैंक, उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी बैंक टू बीज लोन, पैसा आ जाएगा आपसे, जिसको लोन दिया है उससे आपको पैसा मिल जाएगा, बैंक टू बी लोन, दैट्स इट, खत्म, यही है। इसमें और कोई तामझाम नहीं है एसेट वेसेट का, सीधे एक ही एंट्री होगी बैंक टू बीज लोन। ओके, तो अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे। हमने लोन अकाउंट की एंट्री वेंट्री सब समझा दी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक एक करके सबसे पहला काम है, आप पहले फॉर्मेट बनाओ, एक कम से कम 15 लाइन का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओ, 15 लाइन का, छोटा तो नहीं होगा, बड़ा फॉर्मेट ही बनेगा, 15 लाइन का एक फॉर्मेट बनाओ। है क्या क्या क्वेश्चन, अनिल भानु और करण रेशियो है 3/5, 1/5, 1/5, इसमें एक ही रेशियो है, नो सैक्रिफाइसिंग नो गेनिंग, एक ही रेशियो है। बिजनेस को बंद कर रहे हैं, 31 मार्च को बिजनेस को क्लोज करेंगे, इनकी बिजनेस में क्रेडिटर्स है, लोन बाय मिसिस करम का वाइफ का लोन है, लोन बाय अनिल ये पार्टनर खुद का लोन है, इसका अकाउंट बनाएंगे, ये रहा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अच्छा इसका अकाउंट नहीं बोलेगा तो मत बनाना, बोलेगा तो बनाना, अदरवाइज रफ में कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ रिलेशन में तो नहीं जाएगा गेन और लॉस, वो चेक कर लेना। देखो ये डेटर्स है, पीएफडीडी है, स्टॉक फर्नीचर, बांटने वाला मुझे इसमें एक आइटम नहीं दिखा, ना जीआर दिखा, ना पीएनएल दिखा, ना डब्ल्यूसीआर दिखा, ना इधर साइड गुडविल और सॉरी गुडविल तो बढ़ता नहीं है, ना इधर साइड पीएनएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिखा। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़नी है, जो कि यहाँ पे अगले पेज पे है, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट एंड अनिल लोन अकाउंट। तो अनिल का लोन अकाउंट और रिलेशन बनाना है, तो फटाफट जरा बना लेते हैं, अनिल का लोन अकाउंट बना लेते हैं और रिलेशन अकाउंट बना लेते हैं। अनिल लोन अकाउंट बनाओ सारे बच्चे, दोनों फॉर्मेट बनाओ। अनिल लोन अकाउंट तो 4 लाइन का बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अनिल का लोन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट ये बना दिया मैंने, अनिल लोन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट सब लिख लेना आप लोग, और फिर दूसरा बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया अनिल का लोन अकाउंट और ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट को खाली करना है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को आपने ट्रांसफर करना है। तो सुनो मेरी बात, कैपिटल नहीं जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, कैपिटल कहीं नहीं जाएगा, कैश नहीं जाएगा, वो कैश अकाउंट के अंदर जाता है। ओके, तो बचा क्या, क्रेडिटर्स,
लो मिसिस करम लोन, क्रेडिटर 60, मिसिस करम लोन 15। तो यहाँ लिख दो एक साथ, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। मैं एक ही हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। मिसिस करम लोन 15,000 और 60,000 का क्या था, मिसिस करम लोन 50, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे क्रेडिटर्स, सबको इकट्ठा बुला देते हैं सन्ड्री। जैसे क्लास में बच्चों, स्टूडेंट्स, क्लास, उसी तरीके से। लोन बाई अनिल 1 लाख, तो अनिल का लोन अकाउंट बनाओ, बाई बैलेंस बीडी 1 लाख। ये लोन यहीं जाता है, ध्यान रखना। अब समझ में आया, खुद का लोन ना यहीं आता है, लोन अकाउंट के अंदर आता है। एक ही क्वेश्चन से पूरा रिलेशन रिवाइज हो जाएगा आपका, सब चीज है इसके अंदर। इधर साइड क्या क्या, डेटा स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर सन्ड्री एसेट्स, डेटा स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर सन्ड्री एसेट्स, तो लिख दो 2 सन्ड्री एसेट्स डेटर्स स्टॉक फर्नीचर अदर सन्ड्री एसेट्स। तो डेटर कितना है क्लास यहाँ पे, डेटर, अच्छा सुनो, डेटर्स के लिए एक पॉइंट ध्यान से सारे बच्चे सुनना, डेटर हमेशा तुम पूरा का पूरा ही दिखाना। 262, 12,000 अपोजिट साइड में, यहाँ पे डेटर आएगा 262, 12,000 जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो अपोजिट साइड आएगा। ये क्वेश्चन लिखने का पैटर्न है, यू कांट चेंज दैट, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि डेटर्स पूरे ही दिखाओगे, यहाँ एसेट लिख रहे हो, पीएफडीडी इज नॉट एसेट, तो इसीलिए उसको हमने यहाँ लाइबिलिटी में कंसिडर कर लिया। पीएफडीडी होता तो लाइबिलिटी ही है, प्रोविजंस तो लाइबिलिटी होता है, बस यहाँ प्रेजेंटेशन है। ये एक्ट कहता है डेटर से माइनस करके दिखाओ, बस प्रेजेंटेशन है, बट ये नहीं कि एसेट हो गया। 78 स्टॉक 78, फर्नीचर 10, स्टॉक 78, फर्नीचर 10,000, ऐसे लिखना कि आप इजीली ऐड कर सको। कंप्यूटर 80, सन्ड्री एसेट 170, सन्ड्री एसेट 170 और कंप्यूटर रह गया था, वो कंप्यूटर लिख दो 80। ये लो, तुम्हारा सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना या बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना। तो 262 प्लस 78 प्लस 10,000 प्लस 170 प्लस 80, 6 लाख। ये आगे टोटल आपकी कितनी, 6 लाख। और इधर है 15,000, 12,000 और 60,000, 87,000, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, यहां तक तो हमने कर ही लिया। अब एक एक करके एडिशनल पॉइंट में आते हैं, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अनिल टू कंप्यूटर एट इट्स वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया लोन के सेटलमेंट के लिए। तो कंप्यूटर था 80,000 का, अनिल ने ले लिया कंप्यूटर। तब भी वो कोई भी एसेट अगर लेता है तो वो किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी गेन है वो भी किस नाम से आएगा, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। तो गेन कितने का हो गया, 20,000। टोटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख, खत्म। ये लो, आपको एक नंबर तो यहाँ मिल जाएगा इजीली। और एंट्री क्या होगी, अनिल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में 80,000 कंप्यूटर के नाम से, और जो बाकी है वो गेन के नाम से, ठीक है, खत्म। ये हो गया उसका लोन अकाउंट, इजीली खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब ये पॉइंट खत्म हो गया, क्वेश्चन तो भी चलेगा। अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000 में और डेटर 2 लाख के डेटर 172 में ले लिया। टोटल डेटर 2 लाख के थे, उस डेटर को 172 में ले लिया। क्रेडिटर 60,000 का उसने पे कर दिया। तो अनिल ने फर्नीचर लिया है, तो यहां पे लिखोगे बाई अनिल, बाई अनिल कैपिटल अकाउंट। अनिल ने क्या क्या ले लिया है, फर्नीचर ले लिया है, और डेटर्स ना 2 लाख के लिए, सारे डेटर नहीं लिए। तो यहां से मुझे समझ में आया कि अभी भी डेटर जो है ना बचे हुए हैं। डेटर थे कितने के, 262 के, जिसमें से 2 लाख के डेटर्स हैं जिनसे आपको पेमेंट अनिल ने लिया है। तो फर्नीचर 8, डेटर 172, डेटर्स 172, फर्नीचर 8,000, ठीक है। तो 8,000 का उसने फर्नीचर ले लिया और डेटर 2 लाख के कैंसिल हो गए। मान लो 2 डेटर थे, एक था 62,000 का, एक से 2 लाख का। 2 लाख वालों से 172 ले लिया, उसे घर भेज दिया। बाकी अभी 62,000 के बच्चे हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है उसके बारे में। क्रेडिटर 60,000 का उसने पे कर दिया टू अनिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स, ठीक है। 60,000 के क्रेडिटर्स उसने, देखो यहाँ पे 60,000 था, उसने 60,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट, मतलब 60,000 के क्रेडिटर्स को 60,000 ही पेमेंट कर दिया। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय भानु फॉर 40,000। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। स्टॉक कितने का है आपके पास, 78,000,
जिसमें से 50% मतलब 39 का स्टॉक चला गया। भले ही उसने 39,000 का स्टॉक जो है कितने में लिया, 40 में लिया, 50 में लिया, 70 में लिया, कितने में भी लिया, लेकिन लिया कितने में, 40 में। तो देखो बाई भानु कैपिटल अकाउंट, राइट। 50% स्टॉक ले लिया उसने, वो भी कितने में ले लिया है, 40,000 में, ठीक है। तो अभी स्टॉक बचा कितना आपके पास सर, 39,000 का अभी भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। वाइल 10% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, ध्यान रखना 10% किस चीज का है, रिमेनिंग स्टॉक का 10%। तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का है, 39,000, उसका 10%। तो 39,000 का जो 10% बनेगा वो कितना बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 35,100 माइनस करके 39,000 का 10%, 3900 माइनस करोगे 35,100 का बचा, और वो सेलेबल नहीं है। तो ये जो स्टॉक बेकार हो गया, 3900 का स्टॉक जो बेकार हो गया, जीरो वैल्यू है। तो जो बैलेंस बचा वो 10% एक्स्ट्रा रियलाइज हो गया। तो 10% एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 38,610 का बैलेंस स्टॉक जो है वो रियलाइज हो गया। तो लिखो बाई बैंक करके, बाई बैंक बैलेंस स्टॉक है ना, बाई बैंक बैलेंस स्टॉक 38,610, बाई बैंक बैलेंस स्टॉक 38,610, ठीक है। भानु ने सम सन्ड्री एसेट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। भानु took sum of the sundry assets at 72,000। sundry assets है कितने का, 172। sundry assets है 170 का, जिसमें से उसने कुछ sundry asset उठाया, हमें नहीं पता वो कितना उठाया, हम मानते हैं x sundry asset उठाया और वो 72,000 में उठाया। तो भानु ने ना sundry asset, यहां लिखो सम sundry assets, सम भानु का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, सम sundry assets भानु ने कितने में ले लिया, 72। उसने 72,000 का सन्ड्री एसेट नहीं लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसने कुछ सन्ड्री एसेट उठाया है जो 10% लेस में लिया है। तो मान लेते उसने एक्स सन्ड्री एसेट उठाया, एक्स का 10% कितना होगा, 0.1x। भाई एक्स का 10% निकालो ना आप, एक्स का 10% 0.1x। तो वो लिया है कितने में, 72,000 में। तो आप 0.9x इक्वल टू 72,000, सो x इज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाई 0.9, तो आंसर आएगा 80,000। ठीक है, सॉल्व तो कर लेना बेटा, कैलकुलेशन तो उम्मीद करता हूं आप कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 80,000 का स्टॉक उसने उठा लिया, 10% डिस्काउंट, 80,000 का 10% बनता है 8,000, लिया कितने में, 72। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ये जान सकूं कि बैलेंस कितना सन्ड्री एसेट्स है हमारे पास। कुछ बच्चे और शॉर्टकट लगाते हैं, जैसे मैंने अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में सिखाया था। 72,000 को उसने उठाया जो कि 90% है, 10% लेस है। 10% मोर होता तो 110% होता, 20% लेस होता तो 80% होता। तो डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो उसकी असली वैल्यू पता पड़ जाएगी, उसकी असली वैल्यू कितने की थी। मैं दुकानदार के पास गया, वहां मेरा दोस्त था दुकान में, उसने बोला सर जी मैं तो आपको पहचानता हूँ। मैंने कहा मुझे मोबाइल फोन चाहिए। तो वो कहता है सर जी ये लो, ये आपके लिए मोबाइल फोन जो आपको चाहिए 10% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, 72,000 दे दो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं उससे ये पूछने की वो था कितने का। मुझे लगा यार क्या ही मैं उससे पूछूं, जब बंदा 10% डिस्काउंट दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, 10% डिस्काउंट मुझे बंदा दे रहा है। मैंने कहा ठीक है 72,000 ले लो, और मैं अपने घर लेके मोबाइल फोन आ गया। तो मेरे घर वालों ने पूछा भाई वो फोन कितने का है, भी एक्चुअली कितने का है। तो मैं उनको क्यों बताऊं, मैंने डिस्काउंट में लिया है, मेरा दोस्त मिला था, मेरा स्टूडेंट मिला था मुझे। मैं बोलूंगा भाई कितने का है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो कितने का है। तो क्या मैं इसका 10% इसमें जोड़ूंगा, 72,000 का 10% 7200 जोड़ूंगा और फिर बताऊंगा, नहीं गलत हो जाएगा, वो फिगर आएगी ही नहीं, वो मैच ही नहीं होगा फिगर। तो मैं हिसाब किताब लगाऊंगा, अगर ये 90% है डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो 100% कितना होगा, 80,000। फिर मैं लगूंगा हाँ यार 80,000 का 10% 8,000 माइनस किया 72, करेक्ट एकदम। तो 72,000 का लिया है, लेकिन वो बुक वैल्यू से 10% कम है, यानी वो रिमेनिंग जानने के लिए हमने ये किया था। बाकी जो रिमेनिंग है, करम टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90%। तो जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स है करम ने 90% में ले लिया, लेस 1,000। तो 90,000 का 90% कितना होगा, 81,000, लेस 1,000, तो कितने में लिया है ये, 80,000 में लिया है। ठीक है, और अज्यूम किया है अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट, जो कि बुक्स में नहीं है। तो कोई बात नहीं, करम ही ले रहा है ना रिमेनिंग, तो लिखो बाई करम कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स कितने में ले रहा है, 80,000 में ले रहा है। ठीक है, 80,000 में, और अपने वाइफ की लोन की पेमेंट भी करेगा टू करम कैपिटल अकाउंट, वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट। तो 15,000 का लोन है और अक्रूड इंटरेस्ट 300 जो उसने नहीं दिया अभी तक, तो 15,300 रुपये। तो वाइफ की लोन की पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है। कंप्यूटर तो पार्टनर ले गया था, देखो अनिल के लोन में आपने लिख दिया था। अच्छा देखो अनिल के लोन अकाउंट बनाया आपने, उसमें टू रियलाइजेशन लिखा ना, तो रियलाइजेशन में लिखो, रियलाइजेशन में भी लिखोगे इस चीज को, रियलाइजेशन में लिखोगे बाई
अनिल लोन अकाउंट, क्या लिया था उसने, कंप्यूटर 80,000 का, और 20,000 इधर भी लिख लो, इसकी टोटलिंग करके लिख लो 172 प्लस 8 180, तो 20,000 भी लिखोगे बाई अनिल लोन अकाउंट, ये गेन है, ठीक है, वो कंप्यूटर नाम से, ये गेन के नाम से लिख देना। ओके, डन हो गया क्लास वाला पॉइंट। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी डन हो गया। लास्ट लिखा है एक्सपेंस ऑन डिविजन 2700 रुपए, और रिमेनिंग डेटर अभी भी तुम्हारे पास 62,000 के डेटर बचे हुए थे, याद है 262 के डेटर थे, 2 लाख का पार्टनर ले गया था, उसको 50% एक कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया। जब लोग पैसे नहीं दे रहे ना, तो हमने एक एजेंसी से बात की जो पैसे उसूली भाई है, वो पैसा वसूलने का काम करते हैं, और आधा काट के आधा हमें देते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हमें आधा तो मिला, तो फायदा ये हमारा। तो 2700 का आपका हो गया, 2700 टू बैंक किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आएगा 2700, और जो डेट कलेक्टिंग एजेंसी को जो बेचा था डेटर्स 62,000 के डेटर्स थे ना, डेटर देखो ना यहाँ पे 262 का था, 2 लाख का पार्टनर ले गया था, देखो ये रहा 2 लाख का अनिल ले गया था, तो बाकी 62,000 से आपको आधा मिला है, तो बस ऐड करके लिख लो 31,000 प्लस 38,610, और तो कुछ है ही नहीं 69,610, और ये आएगा 40,000 प्लस 72,000 112,000 ऐड करके। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 15,300 2700, 6,78,000 और ये सेट बड़ी है तो दोनों तरफ लिख दो 6,78,000। अब माइनस करेंगे 87,000 80,000 1,80,000 20,000 112,000 69,610 और 80,000 628,610 माइनस करेंगे 6,78,000 से 4,9390, लिखो इसको बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। कौन कौन पार्टनर्स है इसमें, पार्टनर्स कौन कौन है, अनिल भानु और करम, रेशियो है 3:1, अनिल भानु और करम, अनिल भानु और करम 3:1 है, तो 9878 ये आएगा 29,634, ठीक है, लिख लेना, स्पेस नहीं था, लिख लिया आपने, लिख लो 29,634 9878 ये हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, सारे पॉइंट्स कवर हो गए इसके अंदर, कोई ऐसी चीज कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें बच गई हो, मैंने सब कुछ अच्छे से यहाँ पे करा दिया। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जर्नल एंट्री। अब जितनी भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया है, ठीक है, अगर मान लो आपको एंट्री पास करनी हो तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना उसी को देख के आप एंट्री पास कर सकते हो। रियलाइजेशन टू अनिल, रियलाइजेशन टू करम, रियलाइजेशन टू बैंक, अनिल लोन टू रियलाइजेशन, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनिल लोन टू रियलाइजेशन, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ABC डेबिट टू रियलाइजेशन, खत्म। लेजर से जर्नल, तो जर्नल से भी लेजर बन जाएगा। तो अब एक एक करके हम एंट्री देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री मैक्सिमम बन सकती है, हम प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके एंट्री की, फिर कुछ जर्नल एंट्री के भी क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है ना, वो बेसिक एंट्री है। आप कभी भी एसेट्स को बेचते हो या कभी भी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो ये बेसिक एंट्री है। असेट या तो बिकेगा या पार्टनर उसको ले जाएगा। अगर पार्टनर पैसे दे के ले जाएगा तो वो बेचने जैसा ही होगा ना, फिर तो आपने बेच ही दिया, चाहे पार्टनर को बेचो चाहे किसी और को बेचो। तो असेट जब भी बिकेगा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर असेट को पार्टनर लेगा तो एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट को बेचोगे तो बैंक डेबिट करोगे, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट करोगे जैसे आपने अभी देखो यहाँ पे किया है, अभी हमने क्वेश्चन में भी किया है सेम चीज, मैं दिखाता हूं। असेट को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट 69610 टू रियलाइजेशन। पार्टनर असेट को लेके जा रहा है तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के नाम से, अदरवाइज बैंक के नाम से। लायबिलिटी की पेमेंट अगर फर्म पे करेगा रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर पे करेगा रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांटने वाले जितने भी आइटम है, ये तो क्लास आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। जीआर डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इनकी जो ट्रीटमेंट है, बाकी गुडविल और आईएफआर तो नहीं बढ़ता इस चैप्टर में,
तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की क्या होती है, पी&एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एक ही इसके अंदर होता है रेशियो, आपको उसी रेशियो में सारा काम करना होता है। अगर गेन हो गया तो एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके अलावा कोई भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है ना फुल सेटलमेंट में, अगर 1 लाख के क्रेडिटर से वो 15,000 की मशीन को फुल सेटलमेंट में ले जा रहे हैं या 1.5 लाख की मशीन को फुल सेटलमेंट में ले जा रहे हैं तो नो एंट्री। वो हमें जो पैसे देंगे, मान लो मशीन महंगी है तो हमें पैसे देंगे, या मशीन सस्ती है हम उनको पैसे देंगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा। हम पैसे देंगे तो रिलेशन टू बैंक, हम पैसे लेंगे तो बैंक टू रिलेशन। लेकिन फुल सेटलमेंट में उन्होंने कोई एसेट ले लिया, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, मान लो बैंक का लोन था, कोई बैंक ने हमारे आके कार उठा ली तो नो एंट्री, लोन भी खत्म कार भी खत्म। जो पैसे हम उनको देंगे वो हमको देंगे, उसकी एंट्री होगी बस। अगर आप 1 लाख के क्रेडिटर्स को 85,000 कैश दे रहे हो फुल सेटलमेंट में तो यार कैश की एंट्री होगी, कैश तो लिखना ही लिखना है, कैश नहीं लिखो तो कैसे काम चलेगा। लेकिन बाकी सारे एसेट्स को आप इग्नोर करोगे, एसेट लायबिलिटी दोनों खत्म हो जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बॉर्न करेगा तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न करेगा पार्टनर तो पार्टनर को डेबिट करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पेड करता है फर्म तो टू बैंक, अगर पेड कर रहा है पार्टनर तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर मान लो आपने किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तू सारी की सारी एसेट्स को बिकवा, हम तेरे को 10,000 रुपए कमीशन देंगे, लेकिन एसेट को बेचने में जो खर्चा आएगा वो तेरा खुद का होगा, तो हमारे लिए वो 10,000 कमीशन, हम एंट्री पास करें रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपए हमने दे दिया पार्टनर को, लेकिन जो एक्चुअल खर्चा है वो 2,000 का आया और उसने पार्टनर ने नहीं पे किया, वो उसने फर्म से पे कर दिया। तो उस सिचुएशन में वो जो 2,000 का खर्चा आया है ना वो पार्टनर का है, बॉर्न बाई पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर पे उसने फर्म से किया है तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यार हमने तो तुमको 10,000 रुपए दे दिया था, अब 2,000 उसी में से तुम्हें खर्च करने थे, तुमने वो फर्म के अकाउंट से पे कर दिया, तो पेड बाई फर्म और बॉर्न बाई पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस की है, मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है इसके लिए, अगर तुम्हें इसमें डाउट है ना, अकेले आधे घंटे की वीडियो है, तो आप सर्च करो रियलाइजेशन एक्सपेंस बाई सुनील पांडा, अब सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। मैं डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करके बनाया है सिर्फ इसके ऊपर, तो आप वहां से कवर कर लेना। बट फिलहाल इतना आपका आई होप रिवीजन आपका हो गया होगा, बाकी हम एंट्रीज के थ्रू कर लेंगे। तो चलते हैं एक एक करके अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला, प्रतीक, नीरज, उमंग 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 7:1। द फर्म वर डिसॉल्व ऑन 31 मार्च आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको एंट्री पास करने, हर पॉइंट 1 नंबर का होता है। फर्नीचर 45,000 का, सोल्ड बाई ऑक्शन 66,000 एंड ऑक्शन कमीशन 2,000, इसकी एक एंट्री पास करेंगे। मेरी बात समझना, वो फर्नीचर था कितने का वो भूल जाओ, ऑक्शन में नीलामी में कितना मिला 66, और कमीशन कितना है 2,000 का, तो 64,000 रुपीज जो है वो टोटल आपको मिला हुआ है। तो इसकी पहली जो एंट्री पास करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन, बीइंग असेट सोल्ड या बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर 64,000। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम 2 एंट्री पास करेंगे, मैं कहता हूँ कौन कौन सी, वो कहते हैं सर पहले एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन 66, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 2,000। मैं तो कर लो, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका, लेकिन आप नेट एंट्री करोगे तो भी सही है, वो एंट्री करोगे तो भी सही है, मर्जी आपकी। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है 90,000 का है, क्रेडिटर्स ने ले लिया 82,000 में फुल सेटलमेंट में, खाली मत छोड़ना, लिख के आना पड़ेगा नो एंट्री, रीजन भले ही मत दो लेकिन नो एंट्री जरूर लिख देना। अगला, उमंग हैड गिवन अ लोन 1,09,000 टू द फर्म, ही एक्सेप्टेड 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, 1 लाख रुपए ले लिया, तो आप एंट्री पास करोगे उमंग लोन अकाउंट डेबिट। भाई लोन कितने का है अजी 1,09,000 का है, कैश कितना ले रहा है जी 1 लाख रुपए कैश ले रहा है, तो बाकी 9,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर किस में आता है, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले ही, बैलेंसिंग फिगर किस में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि टू कैश 1 लाख टू 9,000 रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ये मत समझना कि वो फुल सेटलमेंट लिखा है, कुछ बच्चे ना फुल सेटलमेंट को पकड़ लेते हैं, फुल सेटलमेंट लिखा है तो नो एंट्री। भैया कोई भी क्रेडिटर या कोई भी लायबिलिटी किसी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले, एसेट्स को, कैश को नहीं, तो नो एंट्री करते हैं। इन्वेस्टमेंट 53,000 का है, 23,000 का नीरज ने ले लिया 25,000 में, वो छोड़ो कितने का था, लिया कितने में 25 में, और बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000 का बेच दिया। तो मेरी बात ध्यान समझना, जो बेचा है तो आप क्या करोगे उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कितने में बेचा है 35,000 में, 35,000 में बेचा है, और बाकी पार्टनर ले रहा है ना, 35,000 का बेचा है, और बाकी नीरज ले रहा है 25,000 में। नीरज कितने में ले रहा है 25,000 में, तो नीरज अगर ले रहा है तो नीरज के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम डेबिट कर लो, अगर बेचा जा रहा है ना, यहाँ पे पहला था फर्नीचर नीलामी हो गई, वो हो गया, फिर ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिटर्स ले लिया, उसकी नो एंट्री हो गई, उमंग ने लोन दिया था, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट 53 का था, जिसमें से 23,000 का वो ले गया, वो कितने का था छोड़ो, लिया कितने में
25,000 में नीरज ने ले लिया, बाकी को बेच दिया। बैंक में 35, नीरज में 25 टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में आ गया? 30 60 आ गया। 35 प्लस 25 30 40 50 60। डी के बाद आते हैं ई पॉइंट पे। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन 21,000 वर पेड बाय प्रतीक, रियलाइजेशन टू प्रतीक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक अकाउंट। प्रतीक ने पे किया है तो रियलाइजेशन टू प्रतीक कितने का है? 21,000 21,000 21,000। ई हो गया। ई के बाद एफ पे आते हैं। लॉस ऑन डिसोल्यूशन 40,000 का है। लॉस की एंट्री क्या पास करेंगे? लॉस की एंट्री में पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। प्रतीक डेबिट, नीरज डेबिट, उमंग डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का है यहाँ पे? 40,000 का लॉस हो गया और रेशियो कितनी है आपकी? 7:1। 10,000 से 10 से डिवाइड दोगे 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये हो गया 40, ये भी 40, हिसाब किताब बराबर। इस तरीके से आपको एंट्रीज पूछी जाएंगी और नंबर आपको हर एंट्री पे 1 मिलेगा। लिख लो इसको वीडियो पॉज करके। अभी और भी एंट्रीज हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहां भी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन के अंदर। और किसकी बुक्स में? मीता और सोनू की बुक्स में सारे एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं कैश के अलावा। ठीक है, तो 2 पार्टनर है मीता और सोनू। एक करके 6 पॉइंट है, फटाफट सारी की सारी एंट्री पास करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनाओ। क्रेडिटर्स 90,000 के हैं, उसने लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया 2 लाख का इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो आप लिखोगे ए का नो एंट्री। पहले केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, खाली मत छोड़ना, लिखना पड़ेगा नो एंट्री। सोनू ने डेटर ले लिया 50,000 का 40 में, जितने में लिया है हम उतना लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट सोचो, रियलाइजेशन अकाउंट है, बाई साइड क्या लिखते हो? बाई सोनू। तो एंट्री क्या पास होगी? सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना, उसमें बाई सोनू लिखो, सोनू टू रियलाइजेशन, सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है? 40,000 40,000। आप नरेशन में यही लिख दोगे, सोनू टुक ओवर डेटर्स अमाउंट्स टू 40,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1800 पेड बाय सोनू, रियलाइजेशन टू सोनू। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू सोनू, कितना अमाउंट होगा? 1800। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय सोनू, नरेशन भी लिख देना। डी पॉइंट पे आते हैं। एक मशीन है, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मीता ने ले लिया 11,000 रुपए में। एक्सपेक्टेड वाइल इट्स एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड से हमें कोई मतलब नहीं कि वो कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, लिया कितने में है मीता ने, वो मैटर करता है। उसने 11,000 में लिया है, तो आप एंट्री पास करोगे। रियलाइजेशन में क्या लिखोगे? बाई मीता। तो एंट्री लिखोगे मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो अमाउंट आएगा वो कितना निकल कर आएगा? 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। ठीक है, ई पॉइंट पे आते हैं। नरेशन क्या लिखोगे? मशीन टेकन ओवर बाय मीता फॉर ₹11,000। ठीक है, और शॉर्ट कर देना। सोनू अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। तो सोनू वाइफ लोन की पेमेंट करेगा टू सोनू, तो रियलाइजेशन टू सोनू। एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाइफ लोन पेड बाय सोनू। ठीक है, सोनू पेड इज वाइफ लोन, ऐसा लिख सकते हो। कितने का वाइफ लोन है? 20,000 का, सोनू पे कर देगा। नेक्स्ट आते हैं। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट्स टू 50,000। जो डिसोल्यूशन का प्रॉफिट है वो 50,000 का प्रॉफिट है डिसोल्यूशन का। और प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये क्या होगा? टू मीता और टू सोनू, टू मीता टू सोनू, टू मीता कैपिटल अकाउंट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। राइट, तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? आपके पास आ गया है 50,000। और प्रॉफिट कैसे बटेगा? दोनों की जो रेशियो है वो गिवन नहीं है, तो आप इक्वल मान लो 25,000 25,000। ठीक है, नरेशन लिख देना, रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन इक्वल रेशियो। बस खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 डन। तो आई होप आपको बहुत सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं। देखो, मैं वो चीज करा रहा हूं जो तुम कर सकते हो इस टाइम। ठीक है, अब बाकी सब चीज मैं 24 फरवरी को करा दूंगा, तो आप चिंता मत करो। ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे और डीपीपी में इसका होमवर्क भी मिलेगा, उसमें भी क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस करना इनफ है। क्लास वर्क होमवर्क सॉल्यूशन के साथ है, आराम से हो जाएगा। डे नंबर आपका जो भी है एक एक करके 5 दिन का आपने खत्म करना है। तो आपका लास्ट है, इसके बाद आपका समझ लो खत्म। तो 5 डेज सीरीज थी, आई होप आपने पूरे 5 दिन देखा होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ओल्ड फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, उसको बेच दिया है आपने, ओल्ड फर्नीचर को बेचा है, तो बैंक टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट बिकेगा, ज्यादातर एंट्री तो यही होती है ना, बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। कितने में बिका आपने? बेचा है 20,000 में, फर्स्ट पॉइंट। बी, जेड एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट है 10,000 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन प्रीवियस ईयर,
पेड 70%, तो 7,000 रुपए मिल गए आपको फ्री फंड की, क्योंकि वो डूब गए थे पहले। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,000 और 7,000। ठीक है, सी पे आते हैं। ए अग्री करता है क्लास टेक ओवर द गुडविल नॉट रिकॉर्ड, ए ने गुडविल ले ली, एज टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो उसने गुडविल लिया, असेट रियलाइज किया है, तो बाई लिखोगे, असेट बाई से रियलाइज होता है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री की पोस्टिंग कैसे करोगे, मतलब लेजर से जर्नल कैसे बनाओगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लिया है यहाँ पे, 50,000 का। और यही सब बड़े क्वेश्चन का भी पॉइंट बन सकता है। डी, there was an old computer written off from the books, it was estimated as 5,000, it is taken by B, a partner, estimate value less than 30%। तो 5,000 माइनस 30%, 3500 में लिया है उसने। कितने में लिया है, 3,500 में। किसने लिया है, पार्टनर बी ने। तो एंट्री क्या करोगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट पॉइंट, स्टॉक का है 20,000 का है, वो ऑब्सोल्यूट हो गया था, डैमेज हो गया था, आज स्टॉक 5,000 का हो गया और पार्टनर्स ने ले लिया उसको प्रॉफिट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टॉक हो सकता है, एसेट हो सकता है, उसको पार्टनर्स ने ले लिया है और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यार इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, और रेशियो नहीं गिवन है, तो ए और बी टू रियलाइजेशन एंट्री पास होगी। और स्टॉक कितने का है, 20,000 का है, नहीं स्टॉक वैल्यूड 5,000 टेकन बाई पार्टनर, स्टॉक 5,000 जो है वो पार्टनर ने ले लिया है। नहीं क्या लिखा है, स्टॉक कॉस्टिंग 20,000 हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स बीइंग ऑब्सोलेट, वो राइट ऑफ हो गया, उसको तो कुछ नहीं करना, वो तो हटा दिया आपने, बुक्स राइट ऑफ कर दिया। द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 5,000, आज वो 5,000 का है, पार्टनर्स ने ले लिया रेशियो में, तो इसकी एंट्री करेंगे ना, 5,000 का था, पार्टनर्स ने ले लिया 2,500, बीइंग स्टॉक रियलाइज, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय ए एंड बी। तो फाइनली हम लोगों ने अच्छे से पूरा का पूरा 5 डेज प्लेज आज खत्म कर दिया। आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा और मजा आया होगा। आप इस पूरी सीरीज में जो भी बैकलॉग है उसे खत्म कर लो, आज या कल के अंदर खत्म कर लो। उसके बाद एग्जाम गैप में मिलते हैं, जम के अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम गैप में सिर्फ मुझे आपसे दिन रात समय चाहिए, सब कुछ मैं कराऊंगा A to Z, फिर से सारी की सारी चीजें कराऊंगा। आपका टारगेट 60 नंबर लाना, 80 में से या 80 में से 80 या पास होना हो, सब कुछ मैं फुलफिल करूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सीरीज को एंजॉय किया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसका डीपीपी जरूर बनाना, डीपीपी डे नंबर 5, डीपीपी 5 जरूर बनाना, स्पेशली आपके अंदर फी स्टडी मैट के अंदर मिल जाएगा आपको। 5वें दिन का होमवर्क भी, उसका आंसर भी, उनको जरूर लगा लेना किसी भी कीमत पे, आज रात 12 बजे से पहले, और देखना कोई मिस्टेक ना हो कोई भी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।